Okay, I'm starting the recording again. Okay, now it is visible to you. And my voice is also clear. यस मैम। ओके, सो फिजिकल फार्मेसी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल फार्मेसी में हमारा जो एक मेन कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, और स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ने के लिए अगर कोई चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना तो वो क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। और केमिकल बॉन्डिंग में आपको बहुत आपने सुना होगा इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्सेस। इसके ऊपर आपके सेमिस्टर में भी क्वेश्चंस आते हैं, वहीं पे जीपैड में भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जो आए हुए क्वेश्चन मैंने 1 या 2 क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आपसे उसको आइडिया मिल जाएगा कि कितने बेसिक लेवल पे आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कौन से फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। उनके टाइप्स कौन से होते हैं, किसको क्रिम्सन फोर्स बोलते हैं, किसको डीबे बोलते हैं, किसी को लंदन फोर्स बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, और किस किस के हेल्प में, मतलब ये बॉन्डिंग हम कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, और फिजिकल फार्मेसी में या एज अ फार्मासिस्ट मुझे ये कैसे काम में आता है वो देखना है। फिर आते हैं बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी से ही हमें पता चलती है कि किसकी रिएक्शन किसके साथ होगी और किस मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग किसके साथ ज़्यादा है। उस बेसिस पे जो भी हमारा फॉर्मुलेशन रहेगा या फिर मेरा स्टेट ऑफ मैटर रहेगा फॉर्मुलेशन का, वो डिसाइड होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, या हमने 11th-12th में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती है और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती है। और इसके ही बेसिस पे मेरी 3 स्टेट कैटेगराइज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मुझे कोई बता सकता है कि गैस में मेरी रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होती है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है? देर इज अ पावर कट। रिपल्सिव ना। रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होती है, सबको यही लगता है? बताओ जल्दी। बी इंटरैक्टिव थोड़ा सा। यस मैम। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होती है, मतलब जो गैस होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वो बहुत ज़्यादा उनमें क्या होती है, एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, रैंडमली कहीं पे भी हमें फ्लो होते हुए दिखता है। वहीं पे अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में मुझे क्या थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स मेरा वहाँ पे बढ़ता है। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब 2 पार्टिकल एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, और रिपल्सिव फोर्स में क्या होता है, 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड में मेरे अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स मुझे देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी कोई बॉन्डिंग होती है इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, क्योंकि मेरे 2 गैस पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग है। अभी हम डिफरेंस देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में क्या डिफरेंस है। तो ये समझ में आ गया कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है। जैसे हमने बहुत पहले से ये सुना है कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि ये मेरा निगेटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है वो अट्रैक्शन की लाइन है। तो यहाँ पे भी मेरा पॉजिटिव निगेटिव क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहीं पे अगर मैंने बोला कि सेम चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, तो यहाँ पे मेरा निगेटिव, यहाँ पे मेरा निगेटिव क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। ये मेरी रेड लाइन क्या शो कर रही है, रिपल्शन शो कर रही है। तो ये बहुत इजी चीज़ है हमें समझने के लिए, और इसके ऊपर ही मेरे जो फेजेस होते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज, ये डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखो। सबसे पहले
हमने बहुत बार पढ़ा है। जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो, हम बोलते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है? दो अलग अलग कास्ट के बीच की मैरिज, ठीक है, इंटरकास्ट। इंट्रा क्या होते हैं? विद इन दी कास्ट, मतलब इन दी मॉलिक्यूल। जैसे आपको दिख रहा होगा ये मेरा H2O मॉलिक्यूल है, और H2O में देखो मेरा यहाँ पे जो H और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, मतलब विद इन दी मॉलिक्यूल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा बोलेंगे। यहाँ यहीं पे देखो ये मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल है, और ये हाइड्रोजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बोलते हैं। ये क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? इंटर और इंट्रा, ओके, यस मैम। ठीक है। अब आ जाओ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपको ये याद करना है कि ये विद इन दी मॉलिक्यूल होता है। अब विद इन दी मॉलिक्यूलर होता है तो इसमें आपको 3 टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। पहला बॉन्ड होता है मेरा आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड होता है मेरा कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड होता है मेरा मेटालिक बॉन्ड। अब एक एक बॉन्ड को हम देखेंगे। जैसे आयोनिक बॉन्ड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। आयोनिक बॉन्ड में मेरे पास अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ NaCl है। अभी हमें पता है कि जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव मुझे चार्ज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर अगर मैं इसकी बात करूँ क्लोरीन की और सोडियम की, मुझे पता है कि क्लोरीन का जो लास्ट शेल होता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, और जो इसके पास सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है कि वो डोनेट कर सके। तो यहाँ पे देखो ये लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। मतलब ये जो मेरा सोडियम है इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो यहाँ पे मेरी NaCl की बॉन्डिंग बन गई। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको मैं क्या बोलती हूँ? आयोनिक बॉन्डिंग बोलती हूँ। मतलब आयन के एक्सचेंज की वजह से कोई बॉन्ड बना है, तो इसको इसलिए मैंने क्या बोला? आयोनिक बॉन्डिंग। तो ये किसके बीच में होगी? बिटवीन द पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन। जैसे हमने बात किया अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स की बात की। अगर मैं आयंस को एक्सचेंज कर रही हूँ, मतलब कहीं ना कहीं हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, ये लॉ हमने देखा, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव चार्ज मेरा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और उसके वजह से मुझे आयोनिक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, समझ लो मैं एक हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और मेरे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, दूसरे के पास वही चीज़ है पर उसके पास ना वो चीज़ थोड़ी कम है। अब मुझे क्या करना है? इसको इक्वली शेयर करना है। हमें इक्वल चीज़, मतलब दोनों की तरफ इक्वल वेटेज रखना है। तो मैंने क्या कर दिया? अपनी कुछ सामान उस बंदे को दे दिया। मतलब मैंने क्या किया? यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट किया, हमने एक कोऑर्डिनेशन किया, और वो कोऑर्डिनेशन के वजह से जो भी कोई बॉन्ड बना उसको मैं क्या बोलूँगी? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आपको एक आइटम दिख रहा होगा और बी आइटम दिख रहा होगा। अभी ये क्या किया? ए ने अपना एक आइटम दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और यहाँ पे देखो इनकी एक बॉन्डिंग बनी, तो इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। मतलब एक ने भी दिया, दूसरे ने भी दिया, और उन्होंने एक बॉन्डिंग बनाई, इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। मतलब इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया बिटवीन दी आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट का मिक्सिंग हो रहा है उनका। ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सोडियम ने अपना आयन दिया, और जो मेरा क्लोरीन है उसने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन आयन कुछ भी नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, यहाँ पे एक ने दिया और दूसरे ने लिया। बट वहीं पे अगर कोवैलेंट की बात करती हूँ तो कोवैलेंट में एक आइटम भी दे रहा है, दूसरा आइटम भी दे रहा है, दोनों कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये डिफरेंस क्लियर है दोनों का? बोलो, क्लियर है? ठीक है। वहीं पे अगर इसका देखूं कि आयोनिक बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग में देखो सेम चीज, यहाँ से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया
और यहाँ पे जो भी कोई चार्जेस डेवलपमेंट हुए और इनकी जो बॉन्डिंग हुई, इसको मैंने बोला आयोनिक बॉन्डिंग। वहीं पे मैंने यहाँ पे इक्वली शेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ए ने भी दिया बी ने भी दिया, तो यहाँ पे मेरा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब मुझसे आपसे एक क्वेश्चन है कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यही पढ़े ना अभी तक हम 12 से, मतलब पहले से ही, जब से साइंस पढ़ा है हमने, जब आइटम इलेक्ट्रॉन्स की बात की, बॉन्डिंग की बात की, हमने यही पढ़ा है कि कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है। सबका आंसर यही है, कोवैलेंट बॉन्ड, या किसी का कुछ अलग है? बोलो। कोवैलेंट ही है, तो ये गलत आंसर है। आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। वैष्णवी कदम अब आए हैं, उन्होंने बोला आयोनिक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, एंड विच इज करेक्ट। आयोनिक बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी इसकी बॉन्ड ब्रेक करने को लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। अभी जब मैं बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे तब वहाँ पे देखेंगे क्यों मेरा आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों मेरा कोवैलेंट बॉन्ड इससे थोड़ा वीक होता है। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड से इनको कंपेयर करते तब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरा कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पर वहीं पे मैं अगर आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को कंपेयर करती हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आयोनिक होता है, देन उसके बाद कोवैलेंट होता है, देन उसके बाद मेटालिक होता है, और मेटालिक के बाद हाइड्रोजन होता है। तो ये हम अभी सामने और देखेंगे। अब आ जाओ मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर। मेटालिक बॉन्डिंग में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, मेटल्स के बीच में जो भी पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा सोडियम है, ये मेरा सोडियम है, यहाँ पे मेरे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम में अगर मुझे वो क्या कर सकता है, किसी मेटल को, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सेशन में कभी भी अगर किसी चीज़ को पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली रिलीज कर देते हैं और उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। समझ लो, अगर मैं मेटल बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ तो सोडियम जो रहेगा और किसी दूसरे मेटल को जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे बिटवीन दी पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड द डी लोकलाइज आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल एलिमेंट, इसका बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पे जो रहेगा ये वीकर बॉन्डिंग रहेगा एज कंपेयर टू दी आयोनिक एंड दी कोवैलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जब भी मेरा कोई भी डायनामिक चेंज होगा तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी। तो आपको बस ये ऑर्डर याद रखना है कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्ड होता है, फिर उसके बाद मेरा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, देन उसके बाद मेरा मेटालिक बॉन्ड होता है। ये सोडियम एक तो NaCl के साथ या AgCl के साथ किसी के साथ भी अलग बॉन्ड करके जो है वो मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये हमारे 3 फॉर्म हो गए, किसके, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के। अब आ जाओ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी तक किसी को किसी चीज में डाउट है? बोलो, या वॉइस लैग हो रहा है, ऐसा कुछ इशू है अभी भी? बोलो फटाफट। नो मैम, सब ठीक है। ऑल गुड। थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, या बिकॉज हमें भी टॉपिक जल्दी कंप्लीट करना है, और थोड़ा साथ में रह के पढ़ोगे ना तो साथ साथ होगा। लैग हो रहा है इन बिटवीन, थोड़ा सा इस बार कर लो एडजस्ट, विल फिक्स दिस सून। नहीं मैम, आपने जब बोला था लैग हो रहा है तभी लैग हुआ थोड़ा सा। अब नहीं हो रहा है ना? नो मैम। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या है, मेरे डिफरेंट मॉलिक्यूल रहेंगे और डिफरेंट मॉलिक्यूल में अभी मेरा कुछ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है जिसके वजह से बॉन्डिंग आ रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में मेरा सबसे मेन फोर्स कौन सा है, वैंडर वाल फोर्सेस। और वैंडर वाल फोर्सेस को हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या होता है, बहुत वीक फोर्स होता है।
ठीक है, तो इसको ही हम एज अ डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, वीक फोर्स होता है डाइपोल। अब ये जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला मेरा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको मैं क्रिम्सन फोर्स बोलती हूँ। फिर मेरा आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको मैं डिबे फोर्स बोलती हूँ। फिर आता है इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं। इसकी एक ट्रिक है, हम बोलते हैं इससे केडी सर लाडले है। अभी जिन्होंने भी केडी त्रिपाठी बुक, जो आप किसके लिए, कोलॉजी के लिए प्रीफर करते हो, तो वो हमारे फार्मेसी के लिए क्या है, वो एक गॉड है, कोलॉजी के गॉड है बुक जो है हमारी। तो इसकी ट्रिक क्या है, केडी सर लाडले है। तो के फॉर क्रिम्सन फोर्स, डी फॉर डिबे फोर्स एंड लाडले फॉर लंदन फोर्स। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, क्रिम्सन क्या है, डाइपोल डाइपोल है। फिर हमने क्या कर दिया, इसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कर दिया। देन लास्ट में क्या आया मेरा, इंड्यूस डाइपोल। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे कि क्यों इसका नाम ऐसा है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, क्रिम्सन फोर्स है। क्रिम्सन फोर्स में बहुत इजी सा, मतलब अगर मेरे पास समझ लो HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, मेरे पास देखो यहाँ पे 3 HCl मॉलिक्यूल है। 3 HCl मॉलिक्यूल में मुझे पता है कि जब इसमें चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या बोलूंगी मैं, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट। और पार्शियल चार्ज के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे Cl के ऊपर कौन सा रहेगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेगा। हाइड्रोजन के पास मेरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे तीनों मॉलिक्यूल में रहेगा। अब मुझे पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो ये पार्शियल निगेटिव चार्ज है, ये मेरे पार्शियल इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करा, और ये मेरा यहाँ पे Cl के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो इसने हाइड्रोजन के पार्शियल चार्ज पे अट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये HCl मॉलिक्यूल और ये HCl के मॉलिक्यूल के अंदर क्या हुआ, बॉन्डिंग डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, क्रिम्सन फोर्स बोलूंगी। मतलब ऑलरेडी वहां पे डाइपोल था, ठीक है, किसी के वजह से वहां पे डाइपोल इंड्यूस नहीं हुआ है। हमें नॉर्मली पता होता है कि HCl में पार्शियल Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसकी वजह से जो बॉन्डिंग हो रही है इसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और ये जो होती है डाइपोल फोर्स मेरा बढ़ते जाता है जब मेरी पोलैरिटी जो होती है मॉलिक्यूल की वो बढ़ती जाती है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं क्रिम्सन बॉन्ड, ये मेरा वीकर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू द आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं वो पार्शियल होते हैं। वहीं पे अगर मैं आयोनिक बॉन्डिंग की बात कर रही थी, जहाँ पे मेरा सोडियम अपना आयन दे रहा था, वहाँ पे वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा था, पर यहाँ पे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ पार्शियल चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन क्रिएट होता है और वहाँ पे बॉन्ड बनता है। इसलिए ये जो बॉन्डिंग्स होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, क्रिम्सन फोर्सेस हो गया। अब इसके बाद है मेरा डीबे फोर्स। डीबे फोर्स का नाम क्या था, जल्दी से बोलो, नाम क्या था डीबे फोर्स का, बोलो जल्दी। डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या है, क्रिम्सन वाले का डाइपोल। डीबे का क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि एक डाइपोल के वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक डाइपोल के वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। अभी एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये मेरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है आर्गन। ठीक है, ये मेरा कौन सा है, नॉन पोलर है, इसके ऊपर कोई पार्शियल चार्ज वगैरह नहीं है। वहीं पे अगर मैं क्रिम्सन फोर्स की बात कर रही थी तो इस पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल चार्जेस थे, पर यहाँ पे मेरा एक मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा जिसपे कोई पार्शियल चार्ज या कुछ नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, नॉन पोलर। फिर मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल आता है, जैसे HBr हो गया। इन केस ऑफ दिस मैं HBr ले रही हूँ, तो यहाँ पे देखो Br के पास मेरे पास पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन के पास मेरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अभी इसमें एक डाइपोल है, तो ये क्या करता है, अपने डाइपोल की वजह से जो मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस करता है, और ये जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। मतलब खुद के डाइपोल की वजह से इसने जो दूसरा मॉलिक्यूल था जो नॉन पोलर था उसमें डाइपोल इंड्यूस कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन।
और इसे ही हम बोलते हैं डीबे फोर्सेस। ठीक है, क्लियर है क्रिम्सन और डीबे? यस नो प्लीज फास्ट। ओके परफेक्ट। अब आ जाओ लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्स में इसका नाम क्या है? लंदन फोर्स का नाम क्या है? अनम्यूट करके बोलो फटाक से। इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल मतलब अभी समझ में आ रहा है कि दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है, दोनों मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दिख रहा होगा फिगर में, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है। अभी इनके पास सिमिट्री बनी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अपने अपने जगह पे बराबर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है। बट कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद में एक असिमिट्री डेवलप करता है, जिसके वजह से उसके पास पार्शियल चार्ज आता है। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसने थोड़ा शिफ्ट लिया तो ये देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, और एक पोल पे क्या आया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। अब इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है तो ये क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल में, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये पोलर था तो इसने इसमें डाइपोल इंड्यूस किया, वैसे ही जब ये खुद पोलर हो जाता है तो इसके बाजू वाला जो मॉलिक्यूल रहता है ये इसमें क्या करता है? डाइपोल इंड्यूस करने का ट्राई करता है, और लास्टली वो उसमें डाइपोल इंड्यूस कर देता है। इसलिए इसको हमने बोला है कि इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल मतलब पहले वो खुद में डाइपोल इंड्यूस करेगा, फिर जो बाजू वाला मॉलिक्यूल रहेगा उसमें वो डाइपोल इंड्यूस करेगा, इसलिए हमने इसको इंड्यूस डाइपोल, और इसी को ही हम लंदन फोर्स बोलते हैं। अभी अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है इन तीनों में से, क्रिम्सन, डीबे और लंदन, जो हमारी ट्रिक थी कि ये केडी सर लाडले है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि क्रिम्सन फोर्स मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसके बाद मेरा डीबे आता है, एंड देन लास्टली मेरा कौन सा आता है? लंदन आता है। तो बहुत सिंपल है, पहले यहाँ पे डाइपोल डाइपोल दोनों में था, दोनों में इंटरेक्शन हुआ, इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद मेरे पास एक नॉन पोलर और एक पोलर मॉलिक्यूल था, पोलर ने दूसरे में डाइपोल इंड्यूस किया, इसलिए हमने इसको क्या बोला? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। देन लास्टली मेरा जो लंदन था वो दोनों में डाइपोल नहीं था, उनके पास कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो पहले उसने खुद में डाइपोल इंड्यूस किया, और खुद में इंड्यूस करने के बाद वो दूसरों को भी अपना डाइपोल इंड्यूस करवा रहा है उनमें, इसलिए इसको हमने क्या बोला? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। आई होप ये तीनों फोर्सेस आपके लिए क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? ये चीज़ें बहुत बेसिक्स है पर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इवन आपके सेमेस्टर में भी इसके ऊपर से आराम से मस्त क्वेश्चन बनेंगे। और आपको डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो मार्टिन में ऑलरेडी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और ये कंटेंट भी मैंने कहीं ना कहीं वहीं से लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखना, आपको एक डायग्राम आती है फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि डीबे में, तो डीबे में देखो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यहाँ पे मेरा वाटर मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल में मुझे सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है मेरा नॉन पोलर होता है और वाटर मॉलिक्यूल मेरा पोलर होता है, और वो जो है इसमें जो डाइपोल इंड्यूस करता है तो वो क्या शो करता है? डीबे फोर्स शो करता है। और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगी मार्टिन में, वो पूछते हैं यार, मेरे को कंपाउंड याद नहीं आ रहा है, आई शेयर इन द ग्रुप, वो कंपाउंड में आपको दिखा दूंगी, वो आपको सेमेस्टर में पूछते हैं कि इसका ड्रॉ करके दिखाओ, उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी दिखते हैं और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी दिखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी अगेन आपको 3 टाइप्स है। पहला है मेरा आयन डाइपोल फोर्सेस। इंटर है मतलब अभी ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की बात है, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? 2 मॉलिक्यूल्स जो है इंट्रा, ये मेरे जो हमने ये 3 देखे, ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग, ये मेरे क्या थे? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स थी, मतलब विद इन दी बॉन्ड्स थी। फिर सेकेंड हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे पहले हम वंडरवॉल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। वंडरवॉल फोर्सेस में मेरी ये 3 टाइप आती है, क्रिम्सन, डीबे, लंदन, राइट। देन हम लोग
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आयन डाइपोल फोर्सेस की बात करते हैं। आयन डाइपोल फोर्सेस में आपको आयन डाइपोल फोर्स, आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सिमिलर किसके है? सिमिलर इसके जैसा ही है। जैसे आयन डाइपोल फोर्स बोलूंगी तो ये डाइपोल डाइपोल जैसा है, और आयन इंड्यूस डाइपोल बोलेंगे, बस डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो वो हम सामने देखते हैं। जैसे अभी आ जाओ आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस में मतलब विद इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे फोर्सेस और अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। जैसे HCl है मेरा, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे भी मेरा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, इसके वजह से इसके साथ इसका बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल में जैसे हो रहा था सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर मेरे दो मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बीच में बॉन्डिंग हो रही है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहा है, और अगर मेरे HCl के बीच में मतलब Cl और H के बीच में जो भी बॉन्डिंग है ये क्या हो गई? मेरी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो गई। अब ये जो बॉन्डिंग है ये मेरे को कहाँ काम आती है? तो ये मुझे सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग्स के काम में आती है। जैसे अब मुझे समझ लो, मुझे वाटर में किसी पार्ट की सोल्यूबिलिटी चाहिए, तो मुझे पता है कि वाटर क्या है? पोलर है। अगर मैं इसमें कोई नॉन पोलर भी डालती हूँ या फिर ऐसा कंपाउंड डालती हूँ जो पोलर है, तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी किसके वजह से होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। वही जो चीज़ हम यहाँ पे भी देखेंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम अलग से देखेंगे, तो जो भी कोई सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग मुझे देखने को मिलती है वाटर में, वो मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो है देखने को मिलती है, राइट। अब आ जाओ आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस ये सिमिलर मेरा कैसा है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स जैसा, ठीक है। इसमें भी देखो ये मेरा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये मेरा क्या है? पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मतलब ये पहले इसका स्पेरिकल है, यहाँ पे कोई डाइपोल का शिफ्टिंग नहीं है, ठीक है, कोई भी पार्शियल चार्ज मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। पर जब यहाँ पे डाइपोल फॉर्मेशन हो जाता है, ये दूसरे में भी डाइपोल इंड्यूस कर देता है। तो इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि एक के डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल में जो है चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है, दूसरे के मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हुआ। और ये फॉर एग्जांपल जब मैं आयोडीन कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ, आयोडीन का कॉम्प्लेक्स मेरा जब पोटेशियम के साथ बनता है तो वहाँ पे मुझे ये बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसको हम लोग कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं? आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, राइट। फिर आता है मेरा लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेरा देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी मेरा वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में आपको ये याद रखना है कि जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज रहेगा, और हाइड्रोजन के ऊपर मेरे दो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे क्योंकि मेरे पास दो हाइड्रोजन है, और ये मेरा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन रहेगा वो किसके साथ पेयर अप करेगा? ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज के साथ करेगा, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ पेयर करेगा। और यहाँ पे मुझे कुछ बॉन्डिंग के वजह से सोल्यूबिलिटी भी जो है देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इन अ वाटर मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन लोन इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड बाय द कोवैलेंटली अटैच्ड ऑक्सीजन आइटम। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ उसकी हो रहा है, और इसके वजह से जो हाइड्रोजन आइटम होता है उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हमें पता है कि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से अगर उसके पास कोई और दूसरा हाइड्रोजन आइटम गया तो वो उसको क्या करेगा? उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप कर देगा। इसके वजह से मेरा जो ये हाइड्रोजन है दूसरे आइटम का, वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा वो दूसरे ऑक्सीजन आइटम के साथ, और वहां पे जो है एक इंटरैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बढ़ाएगा। इसलिए मैंने ये बोला कि जब मेरा आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद मेरा कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद मेरा मेटालिक है, देन मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये आपको सीरीज याद रखनी है, ठीक है। फिर मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर हम वंडर वॉल फोर्सेस की बात करते हैं, और वंडर वॉल फोर्सेस में सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी है? मेरे क्रिम्सन की है, फिर डीबे की है, और फिर मेरा कौन सा है? लंदन फोर्सेस है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है नॉर्मली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से रिलेट करते हैं। अगर मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली किसी के साथ ज़्यादा रहेगी, अगर मैंने वाटर में किसी चीज़ को सोल्यूबल किया और उसकी बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा रही, तो यहाँ पे क्या होता है? लो वेपर प्रेशर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा
बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। मेरा वॉल्यूम, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द आइस वाटर, जब भी मैं अगर आइस को फ्रीज करते हैं उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, अगर उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा होगी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ, जब मैं उसको वाटर में ऐड करती हूँ तो मुझे ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द आइस वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा जो होता है वो वंडर वॉल्स फोर्सेस से ज़्यादा होता है, बट जो मेरे कोवैलेंट बॉन्ड या फिर मेरा आयोनिक बॉन्ड है इससे वीक होता है। तो ये हमने रीज़न देख लिया कि क्यों ऐसा है। वंडर वॉल फोर्सेस में मेरे से पार्शियल चार्जेस का कुछ एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है ब्रेक होने में। वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड की जब मैं बात करती हूँ तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है। जैसे अब वाटर मॉलिक्यूल ही ले लो, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, मेरा ऑक्सीजन जो होगा वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को पुल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। पर वहीं पे अगर क्रिम्सन, लंडन, डीबे की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे ये बिहेवियर नहीं देखने को मिलता। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है मेरा वंडर वॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आ जाओ बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। मतलब मुझे किसी पर्टिकुलर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लग रही है इसको मैं क्या बोलती हूँ, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी ही अगर मेरी जितनी ज़्यादा हुई मतलब उतना बॉन्ड मेरा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। मतलब पर्टिकुलर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब वो क्या हो गया, मेरा बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। यहाँ पे देखो जैसे हमने बात की कि मेरा आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी देखो कितनी होती है, 100 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, उसके बाद मेरा कोवैलेंट बॉन्ड आता है, इसकी मेरी 50 to 100 के बीच में होती है। ठीक है, फिर मेरा मेटालिक बॉन्ड आएगा, इसकी वैल्यू आपको दिस इज टास्क फॉर यू, आपको ये जानना है कि क्रिम्सन की और डीबी की और लंदन की और मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखो यहाँ पे मेरा 2 to 8 किलो कैलोरी होती है। उसके बाद मुझे पता है कि मेरी जो ट्रिक थी केडी सल लाडले है उससे के मतलब क्रिम्सन, देन डीबे, देन लंदन, तो मेरा क्रिम्सन स्ट्रॉन्ग होता है, देन मेरा डीबे आता है, देन मेरा लंदन बॉन्डिंग आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल बॉन्डिंग्स। आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। बोलो समझ में आया क्या ये? अगर ये क्लियर है ना आपको तो और इसमें और ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है। ये 2 क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर बताओ। जीपैट में पूछा गया है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आर ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर बताओ। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आर ऑल्सो नोन एज सी डी बे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको जानने के लिए बोला है। क्रिम्सन का, ये आपको तीनों का मतलब जितने भी नाम लिखे हैं ये इनका तो मैंने लिख के दे ही दिया है आपको 3 का। मेटालिक बॉन्ड का कितना होता है, क्रिम्सन का, डीबी का, लंदन का। ये क्वेश्चन जीपैट में पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन जीपैट के हैं। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ और मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सब क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट कर देंगे। दिस वॉज ऑल द बेसिक्स, राइट। और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और मज़ा भी आई होगी। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? हाँ मैम, मैंने बोला था सेकंड एमसीक्यू का आंसर नहीं बोला क्या? हाँ, सेकंड का आंसर आपको ढूंढना है। ये देखो क्वेश्चन देखो। हाँ मैम, एक बार क्वेश्चन। क्रिम्सन इंटरैक्शन हैज अ फोर्स ऑप्शन ए। श्योर? ठीक है, श्योर हो ना तभी अभी आंसर करो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तीनों के ढूंढ लेना। आप मेरे लेक्चर के वक्त तो ऐसे ही रहेगा, मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ चीज़ करने बोलूँगी, तो आपको वो तब के तब लेक्चर होने के बाद कर लेनी है। आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे किसी चीज़ को, बट अगर उसको आप जान लोगे ना तब के तक वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। दैट्स वन ऑफ द एजेंडा ऑफ दिस एक्टिविटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इफ़ किसी को कोई और
चीज़ें जाननी है, पूछनी है, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई इशू है तो बोल सकते हो। एज दिस वॉज आवर फर्स्ट क्लास, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं की है, बेसिक बेसिक मैंने आपको कराया है। तो मज़ा आई पढ़ के या नहीं आई ये बताओ। लेक्चर कैसे लगा, या कैसे आपको किस तरीके में चाहिए, या ऐसे ठीक है आपके लिए, बोलो। हाँ मैम ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैक्स। मैम आप ना जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब ना वॉइस बहुत लैग कर रहा था, तो बस थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। आपने कहा था 80% ऑफ जो हमारा जीपीटी सिलेबस है वो हाँ। इस वाले सब्जेक्ट से है। ना आई सेड कि जो ये 2 सब्जेक्ट है इसमें से 80 मार्क्स बोला था मैंने आपको, 20 क्वेश्चंस। सॉरी। हाँ 80 क्वेश्चंस Okay. बोला, मतलब 80 मार्क्स बोला था मैंने, मतलब आपके कॉन्सेप्ट और 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें से। कहीं कहीं फ्लक्चुएट होता है, कभी इंडस्ट्रियल फार्मेसी से 16 आ जाते हैं, कभी इससे आपको फिजिकल फार्मेसी से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो इंटर मैच होता है। बट अप्रॉक्सीमेटली अगर लेके चले तो दोनों से मिला के आपको 20 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं, तो आपके 80 मार्क्स जो होते हैं वो पक्के हो जाते हैं। ओके मैम। ओके, या एनीथिंग एल्स? और मैं बस मैम इतना, आपने हाँ मैम आपने जो बुक के नाम बोले थे पहले, हाँ, एक बार दोबारा। मार्टिन फॉर फिजिकल फार्मेसी और लैकमैन फॉर इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक है, लैकमैन का भी 4th एडिशन 3rd एडिशन आपको आराम से मिल जाएगा, वैसे नई एडिशन आई है, और मार्टिन की आपकी 7th या 8th एडिशन चल रही है। ठीक है, तो आप जब भी लेक्चर करते हो, अगर आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर मतलब ईयर में हो, अगर 3rd ईयर में भी हो, तो आई रेफर कि आप बुक को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि बुक्स ही है जो आपको एट द एंड सब कॉन्सेप्ट याद रखने में हेल्प करेगी। तो आप बुक्स पे ज़्यादा फोकस करो, रीड करो, सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, एनिमेशन देखो, तो जिससे आपको और चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होगी, और जितना हो सकता है। इसलिए मैं पिक्चर्स यूज करने का मेरा मेन मोटो यही होता है कि आपको वो चीजें अच्छे से समझे। नहीं तो थ्योरी लिखने के लिए मैं तो पूरा बुक लिख सकती हूँ नोट्स में, मेरा फिर कोई यूज ही नहीं रहेगा कि मैं अगर आपको बुक का ही कंटेंट उठा के दे दूंगी तो फिर मेरा क्या काम रहेगा, राइट? सिंपल करना ही मेरा काम है। एनीथिंग एल्स? पढ़ के कैसे लगा? मेरा पहला लेक्चर है ना शायद आपका, मेरा तरीका कैसा हाँ मैम लगा? समझ गया। हाँ मैम ठीक ठाक है, समझ में आया सब। ओके, ठीक ठाक है। ओके ठीक है, और कोई इश्यू है किसी को? ठीक है, तो आप सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी को जीपैड में भी वो देना है, उसको इंटरेस्ट है, मास्टर्स करना है, तो वो थोड़ा सा फिर एमसीक्यू के ऊपर भी थोड़ा अभी से ही अगर ध्यान दोगे ना तो बहुत ऐसे मक्खन जैसी चीज़ें हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। कोई पूछ रहा था ना वैसे नाइपर में कितनी रैंक चाहिए होती है, ये वो कोलॉजी के लिए। थैंक यू मीना कुमारी। चलो ठीक है, फिर किसी को कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, किसी को कुछ पूछना है, नाइपर का पूछना है किसी को कुछ? गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग मैक्स। मैम एज एक्सपेक्टेड टू जीपैट और नाइपर, इनका लेवल सेम है या फिर मतलब काफी मतलब डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर फार्मेसी की सबसे टफ एग्जाम बोली जाती है वो होती है जीपैट होती है, ठीक है। इसके सामने ड्रग इंस्पेक्टर की भी एग्जाम उतनी टफ नहीं होती है अगर स्टेट वाइज देखा जाए। रही नाइपर की बात, तो नाइपर में जो होते हैं ना वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन देखे ना हमने 2 क्वेश्चन, तो उस टाइप के क्वेश्चन Yes, आपको नाइपर में देखने को मिलेंगे। नाइपर ये तो ऑब्वियसली जीपैट में भी पूछा गया है, वो क्वेश्चन इंक्लूड किया मैंने, बट नाइपर में आपको हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 लाइनर होता है, क्योंकि वहां पे आपको 200 क्वेश्चन इन 2 आवर्स
सॉल्व करने होते हैं। तो वो इतने लंबे क्वेश्चन देते नहीं है, वो क्या देते हैं, वन लाइनर बेसिक क्वेश्चन। अगर किसी का बेसिक अच्छा है तो वो नाइपर में बहुत अच्छी रैंक ले सकता है। हो सकता है कि किसी का जीपैड में समझ लो बहुत ये रैंक हो रही है कि 1100-1200 रैंक आ गई, फिर भी उसका बेसिक बहुत अच्छा था तो उसने नाइपर में कवर कर लिया। तो ऐसी चीज़ भी होती है। नाइपर में आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ना होता है, जनरल नॉलेज पढ़नी होती है, करंट ट्रेंड्स पढ़ने होते हैं। बट जो इस बार का पेपर हुआ था तो कुछ एनटीए के लैग की वजह से और टाइम भी बहुत कम था जीपैट और नाइपर के रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो जो करंट ट्रेंड्स वाली थी या जनरल नॉलेज वाली चीज़ें थी उनको उन्होंने लिया ही नहीं। मतलब एग्जाम में उन्होंने सिर्फ फार्मेसी के क्वेश्चन दिए, और फार्मेसी के क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन। मतलब जिसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसको कोलॉजी बहुत अच्छे से आता है, नॉर्मली उसने पढ़ा है, एकदम डीप में जाके भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी सुपरफिशियल अगर पढ़ा होगा तो उसने नाइपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था। ऐसा पेपर था। तो आपको अगर प्रिपरेशन किसी लेवल की करनी है तो वो जीपैट लेवल की करनी है, क्योंकि जीपैट में क्वेश्चन इजी होते हैं पर घुमा फिरा के पूछते हैं, तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। पर वहीं पे अगर नाइपर की बात करो तो नाइपर में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस को कंसीडर करके चलना होता है। मतलब आपको बेसिकली बेसिस पता होना चाहिए, तो आप आराम से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यही डिफरेंस है दोनों में। पढ़ना तो आपको दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ थोड़ा सा कंटेंट आपको नाइपर में बढ़ जाता है। मैम ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम तो बी फार्म कंप्लीट करने के बाद ही दिया जाता है ना? हाँ हाँ, आपका ग्रेजुएशन हो गया, किसी भी लेवल का आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गया तो आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम आप कोई भी देखोगे पेपर बहुत इजी आता है। मतलब आपको देख के ही ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, मैं तो आराम से निकाल दूंगा। वहाँ पे आपको क्या मैटर करेगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू ज़्यादा मैटर करेगा। पर वही बात है ना, जगह ही नहीं आती ड्रग इंस्पेक्टर की ज़्यादा। Anything else? Dipanshu, you want to talk something? Yes. Okay, go ahead. क्या गो अहेड, मैंने क्वेश्चन सुना नहीं, वो अभी मोबाइल से कनेक्ट किया। कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया मैंने, बट स्टिल इफ यू वांट टू टॉक ड्रग इंस्पेक्टर वाली बात चल रही थी क्या? हाँ, उन्होंने बोला कि डिग्री के बाद ही देते ना हम ड्रग इंस्पेक्टर, तो आई सेड यस। डिग्री के बाद जैसे पता है वो सब स्टेट और सेंट्रल जो वैकेंसी आई है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, मतलब जो सेंटर की पोस्ट होती है, तो उसमें आपको 18 मंथ का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, आइदर इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग और इन प्रोडक्शन, दोनों में से 18 महीने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, जो स्टेट अथॉरिटी जो आजकल की वैकेंसीज निकल रही है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल हो रही है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो उसमें क्या रहता है कि किसी एग्जाम में, जैसे कि अभी बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का निकला था और शायद मध्य प्रदेश का और यूपी का निकला था, तो उसमें ऐसा 18 मंथ का एक्सपीरियंस